हम बागवान भाई भी ये सभी जानना चाहते हैं कि जो एप्पल का एक स्प्रे शेड्यूल होता है, उस स्प्रे शेड्यूल को सिल्वर टिप से लेकर आपका ये पिंक बर्ड तक क्या क्या स्प्रे शेड्यूल होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिल्वर टिप है, सिल्वर टिप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब जो सबसे पहली बीमारी जो यहाँ पर एक्टिव होती है वो पाउडरी मिल्ड्यू होता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है आज, जब से हमारा गालाज और ग्रेनी स्मिथ पे ज्यादा फोकस रहा फार्मर का। तो जो सिल्वर टिप है हमारी, उसके ऊपर हम क्या ऐसी स्प्रे करते हैं, जो नॉनी का स्प्रे शेड्यूल है उसके अनुसार डोडीन के 2 डब्बे लगभग 200 ग्राम को आप 200 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे करेंगे। मगर उसके साथ साथ एक हमारी अपनी प्रैक्टिस में जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जो डोडीन होती है वो सल्फर बेस्ड होती है, तो हमारे पास एक सल्फर जो WG ग्रेड का लगभग 60 रुपए 70 रुपए किलो इजिली मार्केट में अवेलेबल है हमारे पास, तो उसकी स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तो 200 लीटर पानी में आप 600 ग्राम के हिसाब से उसकी स्प्रे करें, बहुत सस्ता पड़ता है एक फार्मर को, 40-50 रुपए का ड्रम बैठता है। रेट अलग अलग जगह पे अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सिल्वर टिप पे आपको ये स्प्रे नहीं करनी है, साथ ही साथ स्कैब और दूसरी जो फंगल डिजीज होगी वो भी कंट्रोल हो जाएगी उस सब पे। उसके साथ साथ ये माइट पे भी अपना असर दिखाएगा। माइट की जो पहली स्टेज है वो लगभग ग्रीन टिप पे स्टार्ट हो जाती है हमारी सिल्वर ग्रीन पे, पहली जनरेशन। तो माइट भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, और अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं निजात मिलती है। उसके बाद सेकेंड स्टेज पे जब आप ग्रीन टिप पे आते हैं तो होता क्या जी, जो हमारा बगीचा है हाई डेंसिटी को छोड़ के उसमें हमारी सिल्वर और ग्रीन लगभग सेम में आती है, कहीं पर ग्रीन होगी जहां पर सिल्वर होगी। तो आपको इस पे सेम स्प्रे शेड्यूल रखना है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि लेट तो नहीं हो गया मैं सल्फर की स्प्रे करने के लिए, तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं है। आप ग्रीन टिप से लेकर सिल्वर टिप से लेकर ग्रीन टिप के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज में हमारे पास आता है ½ इंच ग्रीन। तो जब आपके ½ इंच ग्रीन पत्तियां आ जाए आपके बगीचे में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ½ इंच ग्रीन है हमारा, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्प्रे जो होती है वो ऑयल की आती है। ऑयल में आपको हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल, जिसको आप HMO के नाम से, SO समर ऑयल के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आपको TSO बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्री स्प्रे ऑयल, क्योंकि ये विंटर ऑयल होता है, ये समर ऑयल नहीं होता है, इसीलिए आपको SO HMO इसको आप ऑल सीजन ऑयल को आप ½ इंच ग्रीन पे डालेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमारी एक तो सेंजो स्केल को टारगेट करना होता है हमें, और वो भी अभी एक्टिव होती है सेंजो स्केल, और उसके साथ साथ दूसरी होती है हमारी माइट। जो माइट या माइट के एग्स स्प्राउट फट चुके हैं या जो एक्टिव उसमें है, तो जो तो पैदा हो गया है उसको भी वो कवर करने की कोशिश करेगा, मारेगा भले ही नहीं, मगर जो मेल है कि उसकी लाइफ तो छोटी होती है, मगर जो उसकी एग है आगे, जो वो एग लेइंग करता है उसको वो कवर कर देगा, उसको फिल्म चढ़ा देगा। तो ऑयल के स्प्रे करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पूरा पौधा अच्छे से भिगोना है, मतलब ला एंड नहीं होता है ज्यादा, जो आपको बहुत डैमेज करता है। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा डैमेज किया है यहाँ पे इंसेक्ट ने, थोड़ा सा डैमेज किया है एक बड को। तो अगर आप इसमें ओवरऑल देखेंगे इस पूरे प्लांट में, तो मुझे एक जगह पे इंसेक्ट दिखा इसमें जिसने इसको डैमेज किया स्टार्टिंग में, इसके बाद ये डैमेज नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम देख के हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो एक घातक चीज होती है। उससे हमारे सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है, जो हमारे प्रेडिटर्स है, मित्र कीट है हमारे इन्वायरमेंट में, वो सारे मर जाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आगे जो आपकी डिजीज होगी वो कंट्रोल नहीं होगी इंसेक्ट से रिलेटेड। तो इसीलिए आपको इंसेक्टिसाइड अवॉइड करने की मैं सिफारिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप गौमूत्र की स्प्रे भी इस स्टेज पे कर सकते हैं, या आप नीम ऑयल की स्प्रे ऑयल के साथ मिक्स करके भी आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो एक प्रभावी तरीका होगा इसको कंट्रोल करने का। उसके साथ साथ उसके बाद जो आएगा एक टाइट क्लस्टर स्टेज आएगी। तो जो ये टाइट क्लस्टर है, इस टाइट क्लस्टर की स्टेज में भी आपको कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपकी स्प्रे हो चुकी है वो हो चुकी है। अमूमन हमारे सेब में क्या होता है मेनली, आप देखेंगे कि इसमें पत्तियां पहले आती है, फूल बाद में आता है। जबकि हम स्टोन फ्रूट की बात करें, उसमें फूल पहले आता, पत्तियां बाद। होता क्या है जी, एनर्जी ज्यादातर पत्तों में कन्वर्ट हो जाती है, और वो बीमों में या हमारे जो पिंक बर्ड की जो फूल आएगा जिसमें, उस पे नहीं जाती है। तो इसके लिए इसके बाद की जो स्टेज हो जाती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी आपके लिए, वो हो जाएगी हमारी पिंक बर्ड।
अब एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि एक्चुअल में पिंक बर्ड होता क्या है, कौन जी। सा होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहीं हमारे को थोड़ा सा पिंक बर्ड दिखता है, हम पिंक बर्ड की स्प्रे करते हैं। जी। जो हमारा बड़ा पौधा है उसमें हमारे जो लोअर पार्ट होता है उसमें पिंक बर्ड पहले आता है और चोटी में बहुत लेट आता है। जी। इसलिए हमारे को वेट करना होगा जब आपके बगीचे में लगभग 5% तक फूल खिल जाए, तब आपको पिंक बर्ड की स्प्रे करनी है। पिंक बर्ड में आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पर 1261 नाइट्रेट फॉस्फोरस जी। इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो कंपनी का अलग अलग हो सकता है, जो आपको चीप मिले उसको आप अप्लाई कर। हाँ। उसके साथ आप जिंक 100 ग्राम चैलेटिड 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं, उसको मिक्स करके। और उसके साथ साथ आप बोरॉन या बोरिक एसिड, वे 1 लीटर में 1 ग्राम, लगभग 200 लीटर पानी में 200 ग्राम के हिसाब से आपने इसकी स्प्रे करनी है। और उसके साथ साथ आपको कॉर रॉट की प्रॉब्लम आती है बहुत सारे फार्मर को, जो फल के अंदर का जो बीज सड़ जाता है, फंगस अंदर एंटर कर जाती है स्टिग्मा लाइन से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप रोको की स्प्रे इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। 100 ग्राम का रोको का पैकेट जो नौनी विश्वविद्यालय के द्वारा भी प्रमाणित है, उसको आप स्प्रे उसके साथ मिक्स करके कर। और एक ध्यान रखना है, जैसे आपने ऑयल को पूरा घोल के किया था, पूरी मतलब स्प्रे की थी कवर करके, उस केस में आपको नहीं करना। इसके बाद जो आपको स्प्रे करनी है पिंक बर्ड की, उसको मिस्ट के रूम में करनी है। जहां आपका 3 से 4 ड्रम बैठता है स्प्रे करते हैं आप, वहां पर 1 ड्रम में स्प्रे होनी चाहिए। फॉग के रूप में डालनी है और फटाफट चलके हुए डालनी। उससे क्या हो जाएगा, आपके जो आपका फॉस्फोरस है, वो जो पत्तियां है, इसको 24 से लेकर लगभग 48 घंटे तक इसकी कार्य करने की क्षमता को खत्म कर देगा। और जो नाइट्रोजन है वो इस क्लस्टर को पुश करेगा, जिससे हमारा डंडी का साइज बड़ा बनेगा फूल का, और फूल बहुत बड़ा खिलेगा। तो इससे आपकी, और जो बोरॉन है, बड़ा रोल समझना पड़ेगा आपको, बोरॉन का क्या रोल है। बोरॉन जो क्लाइमेट फ्लक्चुएशन होती है, ठंडा गर्म रहता है, दिन को गर्मी रात को ठंड, क्योंकि अब ऐसा ही मौसम आएगा, तो उसको मेंटेन करता है। और फ्रॉस्ट, पाला, जिसको हम पाला बोलते हैं, उसको उसके असर को कम कर देगा बोरॉन। बोरॉन बहुत रोल प्ले करता है हमारा यहाँ पे, इसलिए बोरॉन की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। उसके बाद जो जिंक है, वो हमारा जो पोलन ग्रेन्स है उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है जी। तो इससे होता क्या है कि आने वाले समय में फ्रूट सेटिंग के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलता है, जिससे आपकी सेटिंग की संभावनाएं ज्यादा हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं कवर करूंगा, जहां फार्मर काफी कंफ्यूज रहता है, वो रहता है पीजीआर को लेके, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या रेगुलेटर हम जिसको बोलते हैं। उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं। एक GA4, GA7, 6BA जिब्रेलिक एसिड की हम बात करते हैं, जिसको मेनली फार्मर हमारा अप्लाई करता है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पीजीआर की एक्चुअल में स्टेज क्या है, जो एक्चुअल स्टेज है उसकी, और डोज क्या है। लगभग 125 की आप 2 एप्लीकेशन अपने बगीचों में कर सकते हैं उसकी। जो पहली एप्लीकेशन होगी वो लगभग 60% फूल जब आपके बगीचे में आ जाएगा, उस टाइम आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन आप पेटल फॉल के आसपास उसकी कर सकते हैं 125 की, जिसमें आपके सेल डिवीजन से लेकर सेल लॉन्गेशन से लेकर आपके रस्टिंग तक काम करेगा वो, और फ्रूट क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, और लोब्स बनाता है बेसिकली वो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप पीजीआर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय और बात यह है कि जब आप पीजीआर की स्प्रे करें या कोई भी स्प्रे करें, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, दिन को दोपहर को खूब धूप में आप कोई भी स्प्रे ना करें, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसी उसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बागवानों के जो प्रश्न आते हैं, पीजीआर में जो पानी का यूज जो करना पड़ता है, उसका पीएच का क्या वैल्यू रहना चाहिए? वैसे तो जो डिजिटल वाटर की हम बात करते हैं या साफ पानी की बात करते हैं, तो 7 पीएच होना चाहिए। और हमेशा जब भी आप पीजीआर की स्प्रे करें तो कोशिश ये करें कि साफ पानी को भरे, स्टोर वाटर को यूज ना करें। मैक्सिमम जो हमारे यहाँ की पानी है पहाड़ का, वो लगभग ऑटोमेटिकली साफ और शुद्ध है, और वो 7 के आसपास उसका पीएच जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप साफ पानी का इस्तेमाल इसके लिए करें। आप लोग देखते होंगे कि हर फार्मर पीजीआर को परचेज नहीं कर पाता, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है एक फार्मर के लिए। तो उसके साथ साथ आपके पास ऐसा कौन सा, एक बायोस्टेट कंपनी का अमेज एक्सेल भी आता है, उसको नौनी विश्वविद्यालय ने भी प्रमाणित किया। उसकी
3 एप्लीकेशन बताई गई है आपके। लगभग आप 20% फूल पे उसकी एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, या पिंक बर्ड पे ही उसको भी डाल सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन आपकी लगभग पीनट के आसपास कर सकते हैं। तीसरी आपकी वॉलनट स्टेज पे, उससे आपके कलर, साइज और फ्रूट फिनिशिंग और जो आपके पत्तियों में आपके साइज है लीव्स का, वो काफी अच्छा हो जाता है और क्लोरोफिल बहुत अच्छा बनता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना कि आपके पास और कौन से ऑप्शन अवेलेबल है।